चलिए बेटा, आइए आपका स्वागत है इस लेक्चर में और बेहतरीन हम काम आज करने वाले हैं और हमारा टारगेट है आज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सबसे पहले आता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? कोई भी रिएक्शन है यार, मान लो ये रिएक्शन है, ए से बन रहा है, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी और वो सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी बन रहा है। ये दोनों रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है। तो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन कहता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही अंतर है, वो अंतर है कि टाइम डिफरेंस का। जब टाइम डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा रहता है, जैसे 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में मैं किसी रिएक्शन में चेंज देखना चाहता हूं तो एवरेज रेट निकलेगा। पर अगर मैं कहूं बेटा 5.1 सेकेंड से लेकर 5.2 सेकेंड तक में वो चेंज नोटिस करना है, व्हेन द चेंज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को ऑफर करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट दोनों सेम है एकदम, अंतर सिर्फ है उधर डेल्टा आता है और यहाँ डिफरेंशियल का इस्तेमाल होता है, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन लेके पहले आपको समझाऊं, आर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस इनटू पी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका एवरेज रेट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज रेट क्या होगा? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये पहली बात है। देखो कितनी बातें मैं बता रहा हूं, जो कॉमन मिस्टेक है, पहली कॉमन मिस्टेक है वो ये कि ये बच्चे क्या सोचते हैं, आर और पी अलग अलग हैं, इक्वल रेट इसके भी इक्वल होगा, रेट इसके भी इक्वल होगा, रेट किसी के भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो यहां पे हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा पी इस तरह से। और जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो उसके आगे आ जाएगा एक माइनस, प्रोडक्ट के आगे आएगा प्लस। ये क्या शो कर रहा है? रिएक्टेंट शो कर रहा है डिसअपियरेंस, माइनस हो रहा है, ये शो कर रहा है। अगर इसी रिएक्शन का मुझे इंस्टेंटेनियस रेट दिखाना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट को एक और नाम से बोला जाता है डिफरेंशियल रेट, क्योंकि यहां पर डिफरेंशियल का इस्तेमाल होता है, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। वो क्या होगा? माइनस डी आर बाय डी टी और इक्वल टू हो जाएगा डी पी बाय डी टी। मतलब सेम डेल्टा की जगह डी आ गया, माइनस एज इट इज रहेगा और यहां पर भी उसके जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड ही होंगे। और अगर इसी में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे इधर मैंने लिया है ए बी बी सी सी डी डी, दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, तो ये दोनों रिएक्टेंट के टर्म्स में हम जब लिखेंगे, देखो ये आया है -1 बाय ए और फिर प्रोडक्ट में भी माइनस, दोनों में माइनस, और ये दोनों बराबर है, याद रखिएगा सब बराबर होते हैं। और जब हम सी लिख रहे हैं तो सी और डी हमने सेम लिखे हैं, ये भी बराबर होंगे, पर इनमें आएगा प्लस, तो ये चारों बराबर होंगे। बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि इधर दोनों के बीच में प्लस लिखा है तो वो सोचते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1 बाय ए, डिफरेंस ऑफ ए अपॉन में डिफरेंस ऑफ टी, प्लस कर देते हैं। नहीं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन सबके इंडिविजुअल एफर्ट पे लिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबके अलग अलग से लेते हैं, सबका अलग अलग होता है, सबके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब यही चीज इधर बन जाती है तो इधर क्या बन जाती है आप देख पा रहे हैं, बस डेल्टा की जगह छोटा डी आ गया, तो वही हमारा बन गया इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहली बात मुझे ये बतानी थी। फर्स्ट, इसी से जुड़ता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें कहा जाता है जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, और इसमें कहा गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 is 2 × 10⁻²। कैलकुलेट करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। NH3 अपीयर हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस की रेट इतनी है, तो कैलकुलेट करो रेट ऑफ रिएक्शन एक चीज एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। यहां से हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं आज के दिन का। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखकर इसका रेट क्या लगाएंगे? हम रेट लगाएंगे, रेट इज इक्वल्स टू -d/N2/dt इज इक्वल्स टू, मैं बार बार बोल रहा हूं यहाँ प्लस है फिर भी हम इक्वल टू लिख रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल टू में आता है, dH2/dt, और वो आएगा फिर इसके बराबर आएगा 1/2 जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है NH3
बाय dt। ठीक है, बहुत क्लियर है। इधर क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, मतलब ये दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। और पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये चीज पूछ रहा है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे इधर। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 ऑलरेडी दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकल गई 2 इंटू 10 की पावर -2। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, H2 का डिसअपियरेंस निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या है, -1/3 dH2/dt, ये 3 उधर चला जाएगा, तो थ्राइस इंटू रेट हो जाएगा, मतलब 3 इंटू रेट क्या है, 10 की पावर -2। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये पहला क्वेश्चन था मेरा सैंपल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। भाई कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करते हैं, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन असर करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर कोई रिएक्टेंट बन रहा है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट से कोई वास्ता नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट से कोई वास्ता नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की। पहली चीज, पहला फैक्टर। दूसरा टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसमें एक नई चीज हमें देखने को मिलती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, जैसे मान लो H2 और I2 को तोड़कर हम बना रहे हैं 2HI। एक बात बताइए, H और H, I और I, यहां पर H2 के बॉन्ड और I2 के बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। तो अगर इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, भैया रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा उतनी देरी से ये बॉन्ड टूटेगा और उतनी देरी से ये प्रोडक्ट बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगला है कैटलिस्ट। यस, कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कैटलिस्ट डिक्रीज भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, बट आपके एनसीईआरटी में कहा गया है कि जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करे उन्हें इनहिबिटर कहते हैं। आई रिपीट, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। असली डेफिनेशन में कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करे, चेंज करे। चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। प्रैक्टिकल में जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उनको पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उनको नेगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। परंतु आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि वो चीजें जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करती हैं उन्हें कैटालिस्ट कहते हैं। मतलब एनसीईआरटी वाले सिर्फ पॉजिटिव कैटालिसिस को ही मान रहे हैं। और उसने कहा है जो रिएक्शन की रेट को स्लो करते हैं उनको नेगेटिव कैटालिसिस नाम से एनसीईआरटी बचा है, और एनसीईआरटी ने यूज किया है इनहिबिटर शब्द। तो हम भी वही करेंगे। फिलहाल हमारी डिमांड ये एनसीईआरटी, मैंने कहा है सबसे ऊंची एनसीईआरटी को रखा जाता है सारी लड़ाइयों में सीबीएसई की। अगला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना तेज रिएक्शन होगी। और एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन जितने ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने 6 फैक्टर बोले हैं, 6 फैक्टर में से सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एक फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखिएगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन बनता है वहां पर, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, रेट लॉ किसे कहते हैं। तो फटाक से समझ लेंगे हम, कोई रिएक्शन मान लो ए गिव्स बी, ये रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर ए, और यहां पर हम लेंगे ए की पावर एक्स या फिर ए की पावर अल्फा। फटाफट से इसको समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर यहाँ पे लगाएंगे एक रेट कांस्टेंट और ए अल्फा। इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रेट लॉ, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये ए क्या दिखा रहा है, ये स्मॉल ए दिखा रहा है कि कितने ए के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट और कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट बी बन सके। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। जो नंबर पार्टिसिपेट करे और आपस में टकराए ताकि वो प्रोडक्ट बनाए उसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। यहां पर अल्फा क्या मतलब क्या है, अल्फा का मतलब है जितना ए एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ रिएक्शन के,
मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन सेंसिटिव है। रेट ऑफ रिएक्शन सेंसिटिव मतलब मान लीजिए अगर मैंने 5 ए लिए हैं, ए के 5 मॉलिक्यूल लिए हैं, पर 5 ए के मॉलिक्यूल में से सिर्फ 2 ही ए के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके चेंज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब 5 में से 2 मॉलिक्यूल ही रेट सेंसिटिव है। रेट सेंसिटिव है, आप समझिए 5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है पर 2 ही रेट सेंसिटिव है, इसका मतलब 2 को चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, बाकी 3 वहां पर स्यूडो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, अब दोबारा से एग्जांपल को समझिए, मैंने 5 ए लिए हैं बी बनाने के लिए, पर जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं वो ए के सिर्फ 2 मोल्स पे ही डिपेंड करता है, 5 मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली रेट सेंसिटिव। रेट सेंसिटिव मतलब जिनके चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन में बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है, बाकी मॉलिक्यूल को चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज सेम रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं ये 5 तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई, जितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, जिसमें एक्टिव मॉलिक्यूल भी है और स्यूडो मॉलिक्यूल भी है। एक्टिव मॉलिक्यूल कौन है? 2, जो एक्चुअली में रेट सेंसिटिव भी कहलाते हैं, जिनके चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है, और बाकी 3 क्या है? स्यूडो मॉलिक्यूल। स्यूडो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वह मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, रिएक्शन में उनका होना जरूरी है, बट रेट ऑफ रिएक्शन पे उनका कोई रोल नहीं है। इस बात को ध्यान करेंगे। ठीक है, तो इस पावर को, जो ये पावर है जो रेट सेंसिटिव है, जो अल्फा है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां से 2 बातें निकल के आती हैं, एक मॉलिक्यूलरिटी और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अगर मैं कुछ और एक टफ एग्जांपल ले लूं, मतलब जैसे मान लीजिए मैं ये कह देता हूं A moles of A plus B moles of B gives C moles of C और D moles of D। तो इसका रेट लॉ क्या कहलाएगा? सबसे पहले दोबारा वो 3 बातें कह रहा हूं, मुझे स्लाइड में 3 बातें समझानी, आप 3 बातों को समझिए, 3 बातों को समझिए आप। 3 बातें कौन सी है? सबसे पहले रेट लॉ, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीसरा मॉलिक्यूलरिटी। पहला रेट लॉ, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीसरा मॉलिक्यूलरिटी। 3 बातों को एक ही बारी में समझा रहा हूं मैं। कैसे? सर ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट डिपेंडेंसी को शो करना, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ए के और बी के। ठीक है, अब ए के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ए, स्मॉल ए, पर उनमें से कितने रेट सेंसिटिव है? सर ये रेट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? रेट सेंसिटिव मतलब एक्चुअली में कितना हिस्सा रेट ऑफ रिएक्शन पर असर कर रहा है। तो मान लिया x, जहां पर ये x इस a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो बच्चों 2 ए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों रेट सेंसिटिव है। रेट सेंसिटिव का मतलब मैं 5वीं बार बोल रहा हूं एक ही लेक्चर में, मतलब कितने ए को चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है। दोनों ए के चेंज होने पर दोनों रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, मतलब दोनों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ए की पावर भी 2 हो जाएगी। तो ये बराबर भी हो सकते हैं, और मान लीजिए 2 हैं और सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये जो पावर होती है इसे हम कहते हैं इधर x और y, जहां पर x और y इस a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और x और y को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां से 2 बातें आती हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की। ये स्लाइड में आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोगों को पता ही है दोनों में डिफरेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, और पहले तो बहुत आता था, अब इतना आता नहीं है, तो उसको ध्यान रखना, इसको जरूर समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका यहाँ पर स्यूडो मॉलिक्यूल का बातचीत है। यहाँ पर वह मॉलिक्यूल जो हिस्सा तो ले रहे हैं बट उसकी कोई ईमानदारी नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसे स्यूडो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, ये एस्टर है, और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमें मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें पानी डाला है, तो इससे मिल रहा है सी एसिड और एक अल्कोहल। ठीक है, अब इस रिएक्शन को समझिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एस्टर के चेंज होने पे चेंज हो रहा है, मतलब एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं या कम करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है। परंतु अगर मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आ गया कहानी में ट्विस्ट। तो आम बच्चा क्या लिखेगा? रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, H2O पे भी और एस्टर पे भी। फिर बाद में पता लगा अरे यार H2O पे डिपेंड तो करेगा ही नहीं, क्योंकि H2O एक स्यूडो मॉलिक्यूल है,
तो इसीलिए लग रहा है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, ध्यान से देखिए, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो लग रहा है 1 + 1 2 है, लग रहा है ये ऑर्डर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, बट एक्चुअली में ये 1 + 1 नहीं है, ये 0 + 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बदलने पर कुछ भी नहीं हो रहा। हर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऐसा ही होता है, हर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर कोई भी नेट चेंज नहीं आता, जिसका मतलब हर हाइड्रोलिसिस में वाटर एक स्यूडो मॉलिक्यूल है, जिसका होना जरूरी है, परंतु उसको चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ पा रहा। ये आप बहुत ध्यान कर लीजिए। तो हम इसको ऐसे रिवाइज रेट इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पर K डैश से दिखा देते हैं। K डैश मतलब इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, क्योंकि वाटर भी कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगी, वाटर का कोई चेंज नहीं हो रहा है इधर। के बाद आते हैं रेट कांस्टेंट और उसके यूनिट पे। भैया ये फार्मूला रट लेना, और ये मैं पहला आज दावा कर रहा हूं, मैं पहला मुझे जो क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है 2025, वो इसकी यूनिट पे है। MCQ आएगा ही आएगा। मैंने गैशियस के लिए अलग लिख दिया है भाई साहब, इसके लिए अलग, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। और एक और बात बता दूं, आजकल एक नया ट्रेंड भी चल रहा है, क्या ये देख रहे हो ना आप, मोल 1 - n, लीटर 1 - n, n-1, ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसमें से अगर मैं, ध्यान से समझना मेरी बात, इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो ये भी 1 - 1 हो जाएगा, और इसके साथ है टाइम -1, और ये भी 1 - n, ये भी 1 - n, तो हम दोनों को एक साथ क्या कर लें, हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ये आप लोगों की क्लासेस में करवाया हुआ है, आप वहां पे डिटेल देख सकते हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं। और इस मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा, मोलैरिटी। तो आज का नया क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो फिजिक्स के पेपर से हमें यही सीख मिल रही है कि हमें टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। जो चेंज नहीं कर पाया वो बेवकूफ इंसान है, पीछे रह गया। अपडेट करना जरूरी है हमें अपने आप को। तो अपडेट क्या है कि ऐसा क्वेश्चन तो हर बार आता है कि इसका यूनिट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, या फिर यूनिट दे दिया उसका बताओ ऑर्डर क्या है, तो आप उसको निकालते हैं इस फार्मूले से। बट मुझे लग रहा है ऐसा आ सकता है, जैसे मान लो मैंने कह दिया मोल -1 टाइम -1, ये यूनिट है, और आपको बताना है कि ऑर्डर क्या है। तो आपको देखना है मोलर -1, तो आपको फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, 1 - n टाइम -1, तो टाइम -1 से टाइम -1 कट गया, पावर आ गई इतना, मोल -1, मोलर -1, मोलर 1 - n, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, 1 - n, ये इधर आ जाएगा n, ये 1 इधर आ जाएगा, -2 बराबर -n, तो n आ गया 2। तो भैया मुझे लग रहा है मोलारिटी के टर्म्स में, मोलारिटी के टर्म्स में, सुन लो पहला क्वेश्चन जो आज मैं बता रहा हूं, मोलारिटी के टर्म्स में यूनिट पूछेगा, या मोलारिटी दे रखी होगी मोलारिटी के टर्म्स में और आपसे पूछेगा ऑर्डर बताओ। इसी तरह से पावर का क्वेश्चन आज तक नहीं आया, पावर के यूनिट से, ये भी बहुत चांसेस है। तो ये ध्यान रखना, ATM 1 - 1, ATM 1 - n टाइम इनवर्स है, ATM की जगह बार 1 - n टाइम इनवर्स भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। यहाँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड नजर आ रही है। अगला क्या है, अगला कह रहा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। आ गए भैया, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, इसमें फार्मूले ही 4 हैं टोटल। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड का फार्मूला ये है, A0 लिखा है इधर, आप लोगों की कॉपी में R0 लिखा होगा, बात एक ही है, R0 - R/T ये लिखा होगा, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है बाबूजी, हाफ लाइफ का फार्मूला है R0/2K, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या है, प्लीज इसे लर्न कर लीजिए, ये है डबल ट्रिपल इंपॉर्टेंट। K क्या होता है, 2.303 log R0 में R, ये फार्मूला है। R0 का मतलब क्या होता है बच्चे, सुन लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, और R का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। इस टाइम T पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, इस टाइम T पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, वो R बताता है। और T हाफ का फार्मूला क्या है, 0.693 K। ध्यान रखिएगा, इसमें दो नई चीजें और बता दूं, 2.303 को
जब 0.693 से डिवाइड करोगे तो 3.3 आएगा, और 0.693 को 2.303 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा। ये दो बातें रट के जाना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। इसके अलावा मैंने इन जनरल एक बात लिखवाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ क्या होता है, 1/r0 n-1, जहां पर n उसका ऑर्डर होता है। n की वैल्यू डालोगे किसी का भी हाफ लाइफ मिल जाएगा। ये फार्मूला भी याद कर लेना, बहुत फायदे के सौदे में रहोगे। आता है अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट है ग्राफ। ये चैप्टर भैया ग्राफ के नाम पर है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ और ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देखो एकदम सेम बन रहा है, दोनों में एक अंतर है। ग्राफ का बेस का क्वेश्चन भी एक 110% आएगा ही, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2025। graph based question is mandate, graph based question from this chapter 4 आएगा ही आएगा केमिकल काइनेटिक्स में से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, दोनों का देखो ग्राफ एकदम सेम बन रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जीरो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, मैं बताता हूं। इसमें लॉग नहीं है किसी तरह का तो जीरो ऑर्डर है, अगर कहीं पे लॉग आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, बस इतना याद रखना। सॉरी, ये वाला और ये वाला सेम है एकदम, ठीक है, तो मैंने गलती से वो वाला बोल दिया, सॉरी। ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, अंतर इतना है इसमें लॉग है, पर कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग कहीं पे भी आ जाए वो फर्स्ट ऑर्डर है, बिना आ जाए वो जीरो ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर आएगा नहीं, बेफिक्र रहिए, दो ही है, जीरो ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर, दोनों ग्राफ सेम है। अच्छा, पूछेगा इसका स्लोप क्या दिखा रहा है, चार ऑप्शन आ जाएंगे, k माइनस के बाई 2.303, 2.303 के। तो भैया अगर मान लो वो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का याद कर लो, स्लोप है माइनस के, ध्यान रखना कितना है, माइनस के। तो स्लोप लिखा हुआ है ना के, माइनस उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के है इसका स्लोप। इसका स्लोप क्या है, माइनस के, सेम एकदम। पर अगर ग्राफ आ गया लॉग में बेटा जी, लॉग में आ गया, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर लॉग में आ गया तो उसका स्लोप कुछ और होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा पहली बात तो, क्योंकि ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, दोनों देखो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये दोनों नेगेटिव है, पर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका स्लोप है भैया पॉजिटिव, के अपॉन में 2.303। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, देखो पहला टाइप का क्वेश्चन बन रहा है कि ग्राफ दे दिया, पूछ रहा है ऑर्डर, बहुत साल पूछ चुका है। मुझे नए की उम्मीद होती है, नया उम्मीद यह है कि ग्राफ दे दिया और बोल रहा है उसका स्लोप बताओ। उससे भी नया, उससे भी नया सुनो, उससे भी नया सुनो, उससे भी नया कुछ मजेदार, क्या कि सर ये है माइनस के, ठीक है, उससे भी नया, इसका इंटरसेप्ट देखो, ये इंटरसेप्ट कहलाता है जहां पे ये कट रहा है, आर नॉट। इसका इंटरसेप्ट देखो, लॉग आर नॉट, इंटरसेप्ट इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। और इसका इंटरसेप्ट देखो जीरो, इंटरसेप्ट जीरो। तो मैं ऐसा क्वेश्चन क्या है, मुझे लग रहा है बड़ी इंस्टिंक्ट आ रही है अभी ये कराते हुए कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो मुझे बताना है m एंड c क्या है। ये ग्राफ दे दिया और पूछेगा m एंड c क्या है, दो दो चीजें होगी। तो यहाँ का m है माइनस के और c है ln r नॉट, ये है। चार ऑप्शन होंगे, एक में दे देगा मान लो प्लस के माइनस ln r नॉट, एक में कुछ और दे देगा। तो ये है इसका m और ये है इसका c। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये लेटेस्ट ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इसमें, अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बनेगा बॉस, ऐसा क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है, के बाद आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और जनरल बताई है मैंने, नई चीज एनसीईआरटी से हटके। यार कॉन्सेंट्रेशन अगर है, रेट अगर है, सीधी लाइन है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो जीरो ऑर्डर है। कॉन्सेंट्रेशन है, रेट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर है। कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गया तो सेकंड ऑर्डर है। कॉन्सेंट्रेशन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो थर्ड ऑर्डर है। तो इसका मतलब जहां पर ये इसकी पावर होगी ना, ये इसकी पावर जिसपे ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना, जो उसकी पावर है वही ऑर्डर है। इधर देखो, इधर पावर जीरो पे है क्योंकि वो जीरो, इधर पावर टू है, इधर पावर थ्री, तो ये भी एक ग्राफ क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं अपने टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन में तीन टोटल इक्वेशन है, आप लोग लर्न कर लीजिए। एक तो K इज इक्वल्स टू AERT, ये वाला है। अरे प्रियांक, अभी तो तुमने ज्वाइन किया था, दोबारा क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम?
प्रियांक, अच्छा ठीक है। K इज इक्वल्स टू AERT, ये फार्मूला है। K का मतलब सब समझ लो, K का मतलब क्या है? K का मतलब है रेट कांस्टेंट, पहली चीज। अच्छा, T का मतलब है टेम्परेचर, A का मतलब है, A का मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंट के पहले वाला, या अर्हीनियस फैक्टर भी कहते हैं, अर्हीनियस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। E जो है ये हमारा एक्सपोनेंट है, E एक्सपोनेंट है। E ए एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, 8.314 वैल्यू होगी। T मतलब टेम्परेचर। अगर लॉग ले लोगे, टेकिंग लॉग, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर 2 के लेते हो, 2 टेम्परेचर 2 के का, तो ये फार्मूला बन जाएगा। बढ़िया, यहाँ पे 3 फार्मूले हैं, आप देख सकते हैं 3 फार्मूले हैं, 3 ही गजब के हैं। पहला फार्मूला ये है, ये फार्मूला है पहला, ये है दूसरा फार्मूला, और ये है तीसरा फार्मूला। तो ये फार्मूले भैया तीनों गजब के इंपॉर्टेंट है। ये कब लगेगा? जब एक टेम्परेचर एक रेट कांस्टेंट हो। ये कब लगेगा? जब 2 टेम्परेचर हो 2 कांस्टेंट हो, 2 टेम्परेचर और 2 रेट कांस्टेंट हो। और ये वाला कब लगाएंगे आप? ये वाला तब लगाएंगे, ये वाला ऐसे लगाएंगे नहीं, अगर कोई कंपैरिजन के लिए आ जाए तभी लगाएंगे, नहीं तो सवाल करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए यही फार्मूला। एक टेम्परेचर एक रेट कांस्टेंट, ये 2 टेम्परेचर K1 K2, 2 टेम्परेचर T1 T2, ये फार्मूला ऊपर वाला पहला जो फार्मूला है ये बड़ा एक्सक्लूसिव है, ये सिर्फ आप कंपैरिजन के समय यूज करेंगे। कंपैरिजन अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब, ये बड़ा रेयर यूज होगा, मतलब बहुत कम यूज होगा, दूसरा और तीसरा यूज होगा। जी हाँ, इसका भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी वही क्वेश्चन आ सकता है कि इसका m क्या है, इसका m है ये, और जी जनाब इसका c क्या है, c इंटरसेप्ट है log a, नेचुरल लॉग ए, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी नीचे होगा। कोलिजन थ्योरी, जी हाँ, ये आज का, ये हम लोगों ने थर्ड जगह, मैं यूज कर रहा हूं थर्ड जगह, 2025 तीसरी जगह पे लिख रहा हूं। ये मुझे तीसरा एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है आएगा कोलिजन थियरी से। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है भाई, कोलिजन थियरी बॉस, कोलिजन थियरी से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा, कोलिजन थियरी में हम क्या करना है अपन को? कोलिजन थियरी में ए और बी ये दो है फैक्टर जिसपे वो डिपेंड करता है, कोलिजन डिपेंड करता है क्या? दो बैरियर। पहला बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर, मतलब जब रिएक्टेंट, आप कोलिजन थियरी क्या बताता है शॉर्ट में, फटाफट से सुनो। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने से ही प्रोडक्ट नहीं बनता भाई, कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। अब कोलिजन इफेक्टिव कब होगा? दो, जब वो बैरियर को क्रॉस करेगा, दो रुकावटों को क्रॉस करेगा। पहला, जब वो टकराएगा तो कम से कम उसको इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जब वो टकराए तो पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए, तो उसे एनर्जी बैरियर कहते हैं। एनर्जी बैरियर कहते हैं, मतलब मान लो एनर्जी बैरियर है 100, इसका मतलब जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे 100 एनर्जी के साथ, तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मान लो अगर वो टकरा रहे हैं 90 के साथ, तो उसे इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि उससे उतनी एनर्जी मिल नहीं रही जितने पुरानों को तोड़ने के लिए चाहिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर H2 का और I2 का, याद करिए, H2 का और I2 का एग्जांपल दिया था। तो मान लीजिए जब ये H2 और I2 आपस में टकराएंगे तो इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना कि पुराने बॉन्ड टूट जाए, तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे यार। तो इसीलिए एनर्जी बैरियर पहला है। और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। सर ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है, ओरिएंटेशन बैरियर का प्रॉपर टकराने चाहिए, जैसे ये ऐसे टकराएंगे तो ही प्रोडक्ट बनेंगे। देखो H और I, देखो H और I, अगर मान लो आप इसको ऐसे टकराते, ऐसे टकराते, तो ये ऐसे टकराकर ये वाला H और ये तो I बन जाएगा, ये वाला H और ये थोड़ी I बन पाएगा, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो इसका मतलब भैया कोलिजन थ्योरी ये कहती है सिर्फ कोलिजन करने से ही नहीं बात बनती, दो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। दो एनर्जी बैरियर कौन से? थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एनर्जी बैरियर, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और एक ये कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Z इंटू एफ के। Z क्या है? Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और F क्या है? इफेक्टिव कोलिजन, ये ध्यान रखना। और तीसरी बात, एक और चीज यहाँ पर, अगर आपसे पूछे ये चीज देख रहे हैं आप, ये है, ये E माइनस EA बाय RT, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ऊपर होती है। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं which has greater energy than थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी वाले ये।
तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है। पेपर में पूछेगा कि भैया कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच पोसेस ग्रेटर एनर्जी देन एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, और के दे रखा होगा, ए दे रखा होगा। तो भैया कुछ नहीं करना है, ये पूरा आपको निकालना है पूरा। तो के और ए को डिवाइड कर दोगे, ये किसके बराबर होता है, ये डिवाइड होता है के और ए को डिवाइड करने पर, ये आपका निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। भाई साहब क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं 20 एक करीब, 20 एक करीब मोस्ट एक्सप्रेसिव क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इस 2025 में आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस तो फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन राउंड में। ठीक है, आपका बिल्कुल समय ज्यादा नहीं लूंगा, एकदम रैपिड जोन में। देखो मैंने एक बार चैप्टर का पूरा रिवीजन करवाया, पूरा समरी करवाया, और उतनी ही जल्दी से हम लोग आज कोशिश करेंगे एक बार फटाफट से सब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया हुआ, 3A गिव्स 2B, और निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन dB अपॉन में dt निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, क्या होगा 1 अपॉन में 3, बता दूं ये 3 1 अपॉन में होगा, जो भी उसके साथ वो लगा होगा, d मैं समझ गया, d देखते ही ये डिफरेंशियल लॉ लगेगा, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस लॉ लगेगा। तो dA बाय dt, और याद रखिए इधर माइनस आएगा बॉस, क्यों, क्योंकि जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर जाती है वो हमेशा माइनस में कर जाती है। वो क्या होगा, प्लस प्रोडक्ट होगा प्लस 1 अपॉन 2 dB बाय dt। तो हमें निकालना है dB बाय dt, तो dB बाय dt हम यहीं छोड़ देते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2/3 dA बाय dt। हाँ, तो -2 ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे बहुत आसान सवाल था, ऐसा नहीं है सारी आसान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, देखोगे आप कुछ तो क्लासिक क्वेश्चन चुनिए मैंने, क्लासिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर अबव पार मैन, वो आज को कुछ क्वेश्चन तो वाकई में मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी मैंने पीछे ही ग्राफ का क्वेश्चन आप लोगों को बताया। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है इफ dx by dt is equals to इतना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन k h प्लस की पावर n है, रेट्स बिकम 100 टाइम व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 2 to 1। रेट ऑफ रिएक्शन 100 गुना हो जाता है, 100 गुना रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है बॉस, ध्यान से समझो मेरी बात को। तो हम लोग देखेंगे pH जब चेंज होता है 2 से 1, तो pH का फार्मूला क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं pH का फार्मूला था माइनस लॉग H प्लस। और एक बड़ी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना, यहां से अगर H प्लस इधर ही रहेगा तो ये pH माइनस इधर आएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, तो हम समझ लेंगे 10 की पावर माइनस pH हो जाएगा। ऐसे बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, ये सबसे शॉर्टकट है। ये फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपके बहुत सारी चीजें हल हो जाएगी। ये माइनस आ जाएगा, लॉग एंटी लॉग बन जाएगा, सीधे 10 की पावर माइनस pH इज इक्वल्स टू H प्लस। तो केस 1 जब pH 2 था तो pH इज इक्वल्स टू 2 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 की पावर माइनस 2, और जब pH 1 है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 1। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब क्या कह रहा है कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट 1 मान लिया मैंने, K इस रिएक्शन का यूज कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 की पावर माइनस 2 की पावर n, ठीक है। और रेट 2 क्या है, K 10 की पावर माइनस 1 अपॉन में n। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं K 10 की पावर माइनस 2n। 1 मिनट का समय दे रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन नहीं है। अगर पेपर फिजिक्स के पेपर की तरह थोड़ा सा घुमा के देगा, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं जो दिल्ली का फिजिक्स का पेपर आया था वो अच्छे खासे लेवल का था, परंतु जो आउटसाइड दिल्ली का पेपर था, मतलब गाजियाबाद वालों का पेपर था, वो कंपैरेटिवली आसान था फिजिक्स का, ठीक है ना। वो लेंदी जरूर था बट आसान था पेपर, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए, ठीक है ना। अगर पेपर टफ आता है तो हमें हर तरह की प्रोबेबिलिटी को लेके चलना है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ मतलब क्या, पेपर अच्छे लेवल का आता है तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए, यहां तक मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा समझ में, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में नीचे क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 100 गुना हो गया,
100 गुना हो गया R1 R2, R1 R2, पर R2 में क्या है 100 मल्टी सॉरी R2 में क्या, R1 ये है, जब 10 की पावर 2 होती है, कहना ना 2 से 1 हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 है, तो इधर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, वैल्यू पुट कर दो, 100 इंटू R1, R1 कितना है K 10 की पावर -2n, R2 कितना है 10 की पावर K 10 की पावर -n, ये भी -n बन जाएगा, K से K कट गया, ये हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर -2n, उधर है 10 की पावर -n, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 - 2n हो जाएगा 10 की पावर -n, बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो, 2 - 2n इज इक्वल्स टू -n, तो 2 इज इक्वल्स टू -n प्लस 2n, और ये आ जाएगा n, तो n की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मुझे लगते हैं, से कोलिजन थ्योरी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ ही रहा है मुझे। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थियरी के अनुसार, अगर मैं कोलिजन थियरी के अनुसार जाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ क्यों बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ क्यों बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है कोलिजन बढ़ता है, यस कोलिजन तो बढ़ते हैं, हायर वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, तो हमें यहीं पे आंसर मिल गया है, ठीक है ना। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आगे मैंने क्वेश्चन डाले हैं उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर हमें पहले ही आंसर मिल गया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया बच्चों, इसको देखें, in the following reaction how is the rate of appearance of underlying product related to the rate of disappearance of underlying product, मतलब इसका और इसका कैसा रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, तुम क्या लिखोगे, -1/5, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, डी बी आर माइनस अपॉन में डी टी, और ये क्या बनेगा 1/3 प्लस का, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड है बच्चों, डी बी आर टू बाय डी टी, ठीक है, सिंपल सीधा सा लॉजिक है, ये रिलेशन है आपस में। अब ये अगर तुम चाहते हो डी बी आर टू के टर्म्स में निकालना, तो बी आर देखो ऊपर, क्योंकि बी आर टू के टर्म्स में निकाले हुए, देखो चारों बी आर टू के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा 3 उधर चला जाएगा, तो -3/5 डी बी आर माइनस बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बी आर टू बाई डी टी, तो इसका मतलब -3/5 है, तो -3/5 हम चारों ऑप्शन में से देख लीजिए आप लोग कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान से देख लीजिए, ए से बी बन रहा है, if K is the rate constant and initial concentration of reactant is 0.05 then half life is 6. कितना सिंपल सवाल है, अपना दिमाग लगाइए, फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, K is equals to 2.303 अपॉन में T log R0 by R, yes, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा है, कह रहा है if K is the rate constant, K as it is लगेगा, 2.303, टाइम कितना दे रहा है नहीं पता, टाइम हमें क्या कह रहा है, टाइम के बारे में हमें नहीं पता, उसने बस ये कह दिया कि अगर टाइम हाफ लाइफ है, मतलब टी की जगह क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा, टी की जगह क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभी पहले हम देखेंगे टी लॉग आर नॉट, शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5 है, शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कह रहा है ना, if the initial concentration of reactant is 0.5, तो 0.5 अपॉन में R, ये दे दिया हमें, देन हाफ लाइफ कितना होगा, हाफ लाइफ कितना होगा, अब इस K की जगह क्या पुट कर देंगे हम बच्चों, T हाफ, क्या है फार्मूला, K is equals to 0.693 अपॉन में T हाफ, ये फार्मूला है, ठीक है, तो हम इस K की जगह आ जाएगा 0.693 अपॉन में T हाफ, ये आ गया,
इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टाइम लॉग 0.5 अपॉन में r। 0.5 का मतलब है 1 अपॉन में 10 और इसका मतलब है 2। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे सर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और हमें कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां से। बट अगर हम ठंडे दिमाग से देखें, अगर मैं टाइम को ही हाफ लाइफ अज्यूम कर लूं, टाइम को हाफ लाइफ मान लूं, तो हमारा हाफ लाइफ का एक फार्मूला होता है क्या, कि ये जो 0.693 अपॉन में के आया है, अगर मैं इसको सॉल्व ना करूं तो इसी फार्मूले में क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t हाफ लॉग r नॉट बाय r नॉट बाय 2। तो ये 2 आ जाएगा, घूम फिर के ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये log 2 हो जाएगा। 2.303 अपॉन में ये t हाफ उधर चला जाएगा, k इधर आ जाएगा, ये log 2 बन जाएगा। अब एक बात बताइए, ये पूरा क्या है, ये तो पूरा नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग 2 है, तो इसलिए आंसर हमें क्लियर नजर आ रहा है नेचुरल लॉग 2 अपॉन के। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, हम अगर लंबा फॉर्मूला ना अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास का लेक्चर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से तो भैया इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इज 10 लीटर एंड आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन 100 लीटर। मतलब 10 मिनट के बाद 10 लीटर है और पूरी रिएक्शन जब हो जाती है तो ये N2 हमें 100 लीटर मिलता है। तो इसका रेट कांस्टेंट बताइए, इसका रेट कांस्टेंट बताइए। और मैं कह रहा हूं गजब का सवाल, अगर पेपर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आता है, ऐसा क्वेश्चन भैया लिख लो, छप के आता है। और इतना आसान, बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला पता है के समझिए मेरी बात को, हम समझ गए यहां से पर मिनट देखकर, पर मिनट देख के हम समझ गए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर हमेशा क्या होता है, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर है, ये सारा फर्स्ट ऑर्डर है। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग आर नॉट बाय आर। देखो कितना चोचू सवाल है, एकदम एकदम इजी पीजी सवाल। 2.303, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, लॉग शुरू में कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 100 लीटर, बाद में कितनी हो जाती है 10 लीटर, 0 से 0 कट जाता है, log 10 क्या आ जाता है 1 आ जाता है। आंसर है 2.303 अपॉन में 10। आंसर है ए 2.303 अपॉन में 10। अगला क्वेश्चन बहुत आसान आसान दो क्वेश्चन है, एक ही स्लाइड पे ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों बराबर है। ले भैया, भैया कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट ऑफ कांस्टेंट के बराबर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है के आर की पावर एक्स, ये होता है। तो कह रहा है अगर ये और ये बराबर है तो इसका मतलब ये 1 है, तभी तो हो पाएगा। ये 1 कब होगा, जब किसी की भी पावर क्या होती है 0 होती है, तो वो 1 होता है। इसका मतलब अगर 0 ऑर्डर है तो वो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है। भैया ये क्वेश्चन ना 2-3 तरीकों से आ सकता है, सवाल को ध्यान से समझ लो। एक तो ये सजा सवाल है, दूसरा क्या आएगा, व्हेन, कब रेट कांस्टेंट और रेट बराबर होंगे, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, या फिर बता दे, जैसे यही बता रहा है कि रेट कांस्टेंट और रेट बराबर है तो ऑर्डर 0 है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कब रेट कांस्टेंट और के बराबर होगा, तो वो भी वही कंडीशन है, किस ऑर्डर के लिए बराबर होगा, 0 ऑर्डर के लिए बराबर। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रिगार्डिंग द क्राइटेरिया ऑफ अ कैटालिसिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इज। प्लीज मैं सभी को अनुरोध करूंगा क्वेश्चन को, पेपर को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ ले। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, ट्रू देख लेते हैं, नॉट ट्रू देख लेते हैं, और उसके चक्कर में हमारा काम हो जाता है खराब। नॉट ट्रू, इट इज क्लियरली मेंशन, नॉट ट्रू इसका मतलब नॉट ट्रू, गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, अब एक एक स्टेटमेंट को तसल्ली से पढ़ना है, एक एक स्टेटमेंट को हम लोग तसल्ली से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है जरा पढ़िए तो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कैटलिस्ट इज अनचेंज केमिकली एट द एंड ऑफ रिएक्शन। भाई बिल्कुल सही है,
केमिकली में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, कैटलिस्ट हमेशा ध्यान रखें ऐसा होता है जो केमिकली बिल्कुल चेंज नहीं होता। फिर क्या कह रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज ऑफर सफिशिएंट टू ब्रिंग अ कंसीडरेबल, हम बिल्कुल कैटलिस्ट बहुत इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव मतलब छोटे से अमाउंट में काम कर जाते हैं बड़ा, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो, मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर है, कैटलिस्ट जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करता है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है। और इसलिए बच्चों याद करिए, जब हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था क्लास 11th में, तो हमने ये पढ़ा था कि कैटलिस्ट का नो इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर करता है उतना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर करता है, दोनों बराबर इक्वली में करता है, नो नेट चेंज इज ऑब्जर्व्ड, इसीलिए ये पोजीशन है गलत। द कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रिएक्शन, यस फास्ट तो करेंगे, तो ये है हमारा गलत। एक और बड़ा ही जेन्युइन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना नॉट ट्रू या ट्रू वाला, हम क्या देखते हैं, पहला आंसर मिल जाता है उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, गलत जवाब। हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, और सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही गेम खेलनी है, हमें सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही देखना है कि क्या है। एक हाँ जो आए, जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, ये टिक लग रहा है, ये टिक लग रहा है, क्रॉस साथ के साथ करते रहो, फिर अगर दो क्रॉस हो रहे हैं या दो टिक हो रहे हैं तो फिर उनमें आपस में दोबारा पढ़ के देखो, पर ऑप्शन सारे पढ़ने, ये नहीं कि पहला आंसर मिल गया तो चलो भैया राम नाम हो गया आगे, नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आज करा चुका हूं पहले ही, एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, पहले ही स्लाइड में करवाया था। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, मैंने कल भी बताया था बच्चों, मैंने कल भी इसके ऊपर 2025 लिखा था, आज भी लिख रहा हूं भैया। ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन कन्वर्ट करता है, जाइमेस करता है, जाइमेस, जाइमेस। इन्वर्टेस क्या करता है, कोई बताना चाहेगा, इन्वर्टेस क्या करता है? यस, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है, यस 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 यस, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि सुक्रोज एक, सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो कंपाउंड, डेक्स्ट्रो कंपाउंड होता है, आ रही है मेरी बात समझ में? और वो क्या करता है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो को लीवोफ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, माल्टेस क्या करता है बताओ, माल्टेस क्या करता है? माल्टेस माल्टोस को तोड़ के दो सिंपल ग्लूकोज यूनिट में बदलता है। अच्छा बताओ, डायस्टेस क्या करता है, ये कौन बताएगा, देखते हैं। यस, स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, वेरी गुड, ठीक है ना, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में, उसे डायस्टेस कहते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने कल भी इसके ऊपर दाव खेला था, आज फिर से दाव खेल रहा हूं भैया, जाइमेस का क्वेश्चन छप रहा है, ठीक है ना। चलो इसके बाद वापस आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, हाँ भैया जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन, हाँ भाई फ्रैक्शन हो सकता है, होल नंबर में, होल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर और फ्रैक्शन कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो आंसर क्या है, ये इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, यस ये है हमारा ट्रू, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये क्वेश्चन भी है, ऐसा क्वेश्चन भी हर बार आता है, सेलेक्ट द रेट लॉ दैट करस्पॉन्ड टू द, इसमें से कौन सा रेट लॉ सही है। देखो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका देखो, ये क्वेश्चन दरअसल थियरी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं दिए हुए तो यही क्वेश्चन 2 नंबर का बन जाता है, ये नहीं दिया हुआ 2 नंबर का बन गया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ उसको कैसे करना है, अगर 2 नंबर का आ जाता है तो उसे कैसे करना है, और 1 नंबर का एमसीक्यू आया तो कैसे करता है, अगले 2 मिनट के अंदर ये सवाल खत्म करेंगे। पहले एमसीक्यू, ऐसे दो कॉन्सेंट्रेशन, पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए की पावर x और b की पावर मान ली हमने y, ठीक है ना। अब ऐसे दो एक्टिविटी चुन लो जिनमें a सेम है, भैया इनमें a सेम है, इसका मतलब इस दौरान जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, b की वजह से, b की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं हम, 0.1 से 0.8, ऐसे देखो नीचे हमेशा बढ़ रहा है, ऐसे देखो ये बढ़ रहा है ना, इंटू 8 टाइम्स, ये कितना बढ़ रहा है, इंटू 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब बी को अगर 2 बार बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन 8 बार बढ़ गई, तो 2 1 जा 2, 2 4 द 8, मतलब रेट बी को एक बार बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 बार बढ़ गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन बी की पावर 4 पे डिपेंड करता है, ये मिल गया हमें, और इसी से आंसर भी मिल गया हम लोगों को, बी की पावर 4 और कहीं नहीं लिखा हुआ, यहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की पावर 0 है,
इसको चेक करते हैं कैसे। लेट मी टेक अनदर कलर पेन, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ऐसा ले लो जिसमें बी सेम है, ये देखो 0.35 और ये 0.35, इन दोनों में बी सेम है। इसका मतलब इन दो एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में मैं जो भी चेंज ला रहा हूं ए में कितना चेंज ला रहा हूं 0.12 से 0.20, मतलब ट्वाइस चेंज आ रहा है, पर रेट ऑफ रिएक्शन 0.1 का 0.1 ही है, मतलब नो चेंज इन रेट। मतलब ए को चेंज कर रहा हूं, ए को डबल कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। इसका मतलब भैया ए स्यूडो मॉलिक्यूल है। स्यूडो मॉलिक्यूल कौन होता है? जिसकी प्रेजेंस तो जरूरी होती है परंतु उसके कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो स्यूडो मॉलिक्यूल है। बात खत्म हो गई, पैसा हजम हो गया, ये आंसर बी है। आगे बढ़ो बेटा, बताए। देखो ना, हमने क्या करा है, पावर कितना बढ़ाया है, 2 बड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मल्टी मैंने काट गलत दिया भैया, सॉरी, 2 3 द 8 है, वेरी गुड, ठीक है ना, 2 3 द 8। तो आप भी इतनी जल्दबाजी में मत करिएगा। हमने 2 4 द 8 कर दिया था भैया, वो 2 1 द 2 है और 2 3 द 8 है, सॉरी 2 4 द 8 है ना, सॉरी 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 सॉरी, मैं दोबारा गलत बोल गया, माय मिस्टेक, ठीक है ना। हमने क्या करा है, 2 की पावर करी है, 2 का क्यूब हुआ है ना, वो 2 का क्यूब हुआ है, सॉरी। अगर मैंने बी को डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका 3 गुना बड़ा है। यस इट इज 3 टाइम्स, हमने 4 गलती से ले लिया। कैसे, एक बार देखो ध्यान से, ये 8 हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है, 8 टाइम्स, और उसको 2 टाइम्स किया है। तो इसका मतलब यहां पर ध्यान से देख लीजिए बेटा एक बार दोबारा, यस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जल्दबाजी में देखो हमसे भी गलती हो गई है, इसलिए ये हमने देखा ए 0 हो गया, ए को हमने जिंदगी से निकाल दिया, ये आ गया। अब हमने बी को 2 गुना करा, बी को 2 गुना करा, इसका मतलब बी आया 2b, बी को 2b करा, ये y आया, ये k आया, और रेट बन गया 8 टाइम्स, रेट बन गया 8 टाइम्स, रेट बन गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 2 को हमने कितने टाइम्स किया ताकि 8 आए? आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, 8 रेट इज इक्वल्स टू k, 2 की पावर y, b की पावर y, इसको ऐसे कर लिया हम लोगों ने। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेट से रेट कट गया, k से k कट गया, b की पावर y से b की पावर कट गया, तो रह गया 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। ये इसका, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी हम लोगों ने कर लिया, ध्यान रखना इस जल्दबाजी के चक्कर में नंबर ना कट जाए आपके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेस बाय फैक्टर 100, 100 बढ़ गया, when the concentration of A is increased by 10 fold। अगर मैंने A को 10 गुना कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 बढ़ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एक बार दोबारा पढ़िए। कह रहा है अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को 10 गुना कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स 10 की पावर x, तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 हो गया, तो सीधे निकल रहा है 10 की पावर 2, तो x इज इक्वल टू 2। किसको 10 टाइम्स करने पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब 10, मतलब 10 टाइम्स इज इक्वल्स टू 100 हो रहा है, तो 10 टाइम्स इज इक्वल टू 10 की पावर 2, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2, ठीक है ना, क्योंकि 10 को अगर हम 10 टाइम्स करेंगे तो उसका रिएक्शन 100 टाइम हो जाएगा, तभी पॉसिबल है जब वो क्या है, ट्वाइस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, 10 की पावर 2 ऐसे करोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी भैया एक बहुत ही लग रहा है मुझे आता हुआ, ऐसा क्वेश्चन, फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिएक्टेड। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था इस क्वेश्चन के लिए, मुझे पता था, मैंने क्वेश्चन डाला, और इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार एक्टिवेशन एनर्जी को कॉन्सेप्ट को बताना चाहूंगा कैटलिस्ट की हेल्प से, फटाफट से सुनिएगा 2 मिनट के अंदर। मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये इधर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और इधर टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के साथ। तो शुरुआत में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतनी रहती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि तुम रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो, एक समय आने पर तुम उसे उतनी एनर्जी दे देते हो जितनी चाहिए होती है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी के लिए पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो पुराने बॉन्ड टूट गए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इसके बाद इसकी एनर्जी कम हो रही है, और ये कम होते होते एक ऐसा हो सकता है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से भी कम हो जाए,
और यहाँ पर दूसरा ग्राफ कैसे बन सकता है, मैंने दोनों ग्राफ आपके कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में बनाए हैं, वो देख लीजिएगा। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक बार ऐसा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से बड़ी आए, ठीक है ना, एक बार जब कम आए और एक बार जब ज्यादा आए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कम आ रही है भैया, कम नीचे जा रही है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी की एनर्जी कम है तो वो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। मतलब नेट एनर्जी, अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं, यहां पर मुझे क्वेश्चन नहीं समझाना, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाना था, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था ये क्वेश्चन आएगा और मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मैं जरूर लिखूंगा। मैं ये क्वेश्चन ना आए, इसके जैसा क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन 110% बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है इधर, डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव क्यों, मान लो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी 20, ये 100 बनी और 100 के बाद ये 10 पे आके रुक गई, 10 पे, रिएक्टेंट से कम है ना, रिएक्टेंट से कम है, रिएक्टेंट की 20 है, प्रोडक्ट की 10 है, तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल होगा, तो 10 माइनस 20 करोगे तो -10 है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया ऐसा ग्राफ बनेगा एक्सोथर्मिक के लिए, ये बनेगा एक्सोथर्मिक ग्राफ, ठीक है। और ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, बड़ा है, इसका मतलब अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं, यहां पर 20 था, यहां पर 100 था, पर एनर्जी ये 40 पे आके रुक गया, उसकी एनर्जी बड़ी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो 20 आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो पहला तो हमने ये ग्राफ में समझा कि ये एक्सोथर्मिक है, ऐसा ग्राफ आएगा, वो ऐसा ग्राफ आता तो एंडोथर्मिक आता है। अब दूसरी बात समझिए, अब दूसरी बात समझिए, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए ये इस तरह की रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शन में आपको समझना है, ये जैसी नीचे बनेगी लाइन, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, ऊपर बनी एंडोथर्मिक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में यहां से यहां जाने में जितनी एनर्जी लगती है, सॉरी 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 मिट गया, एक सेकंड, तो मिट गया, ठीक है वापस आ गए, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो हमें देनी पड़ती है एक्टिवेट करने के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, ठीक है। इस एक्टिवेशन एनर्जी पे क्योंकि ये रिएक्शन आगे जा रहा है तो इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड भी कहते हैं, फॉरवर्ड की रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, एफ मतलब फॉरवर्ड, ठीक है। अगर इसी को पीछे करना हो मुझे, तो मुझे प्रोडक्ट से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये मतलब अगर मुझे वापस जाना है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो मुझे यहां से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। आप समझे मेरी बात? तो इसका मतलब जब भी रिएक्शन, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे होगा, तो उसे वहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब उस केस में भैया बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इस केस में एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जरा तुम इधर आ जाओ दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस को देखो, इधर क्या है ध्यान से देखिए, इस वाले केस में इधर, इधर क्या है, फॉरवर्ड के लिए क्या है, ये है फॉरवर्ड के लिए ये, और बैकवर्ड के लिए ई ए डैश मान लो ये, तो यार ये तो बैकवर्ड वाली कम हुई, यस। तो इसका मतलब सारी बातों का एक सार तब से जो मैं समझा रहा हूं वो ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के मुकाबले, और एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन में। ये आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए, मूल मंत्र है भैया, इसे तो याद कर लो, तुम इसे याद कर लो, लर्न, इसे याद कर लो।
इसे याद कर लो, ठीक है। इसके बेसिस पर अब तुम इसमें आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। अरे मैं भेज ही दूंगा यार, क्या बात कर रहा है, सॉरी, सारी चीजें भेजूंगा ना, ठीक है ना। ये कल कल भी तो, आज भी तो भेजी थी सुबह सुबह। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फिर फाइनली अब हम पढ़ते। अच्छा एक और बात यार, एक और बात, कैटलिस्ट का भी रोल समझा देता हूँ, लगे हाथों। कैटलिस्ट का भी मैंने समझाना था ना। ये मान लीजिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये ऊपर गया और फिर वापस आया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ET और ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब कैटलिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ चुनता है। ऑल्टरनेट पाथ मतलब कोई दूसरा रास्ता चुनता है, ये दूसरा रास्ता जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए वो जल्दी हो जाता है। वैसे तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जिसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो आप ये भी समझ लो, जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे वो नेगेटिव कैटलिस्ट, और आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से वो इनहिबिटर, और जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे, कम लेस कर दे, कम कर दे, डिक्रीज कर दे, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये भी क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर आ सकता है। इस ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं बॉस, इस ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को पढ़ के ही आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला कह रहा है इक्वल ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कह रहा है लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, यस, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस। इसके बाद आते हैं ये, और यहां से ये मेरे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए मेरे, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर है और ये 2 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है टोटल, नहीं यहाँ पर नहीं, वो कहाँ है, ये रहे, ये 2 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन है ऐसे। और ये क्वेश्चन है मेरे सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैं 5वीं बार आज लिखूंगा, 6ठी बार लिखूंगा, 6th, ये क्वेश्चन 110% आएगा। तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक कराऊंगा सिर्फ 3 मिनट के अंदर, ठीक है, फटाफट से। पर पहले बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मान लो एक रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, पहला स्टेप है A B से चेंज हो रहा है और लिख रहा हूं ये स्लो है, और फिर B C में चेंज हो रहा है और ये लिख रहा हूं फास्ट है। तो याद रखना जो स्लो लिखा होता है वही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, पहली बात। उसी का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर माना जाता है, उसी का ऑर्डर माना जाता है, उसी का ऑर्डर को माना जाता है, वही असली ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पे 2A होंगे तो सेकंड ऑर्डर होगा, अगर इधर 3A होंगे तो थर्ड ऑर्डर होगा, अगर इधर 1A है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और वही उसका एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होता है। पहली चीज, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सवाल को पढ़ते हैं, ऐसे कितने सवाल है। कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICL, ठीक है, H2 और ICL का प्रपोज मैकेनिज्म, प्रपोज मैकेनिज्म है, एक तरह का मैकेनिज्म ये है, ये रिएक्शन पूरी दे रखी है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है H2 के एंड फर्स्ट ऑर्डर है ICL के, मतलब उसने बोल ही दिया है रेट ऑफ रिएक्शन H2 के भी फर्स्ट पावर है और ICL का भी फर्स्ट पावर, उसने ऑलरेडी ये बोल दिया क्वेश्चन में शुरू में, ठीक है। तो जो बोल दिया वो लिख लिया हमने। इसका मतलब यहाँ पर H2 का एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ और ICL के 2 मॉलिक्यूल दिए, इसका मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि ICL के जो 2 मॉलिक्यूल उसमें से एक ही एक्टिव है, एक ही रेट सेंसिटिव है और दूसरा स्यूडो मॉलिक्यूल। तो कह रहा है कौन सा मैकेनिज्म इसका सही है, विच मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट, कौन सा मैकेनिज्म कंसिस्टेंट है। तो आइए देखते हैं। मैकेनिज्म ए में कह रहा है H2 और 2 HCl ऐड हो रहे हैं, ये बन रहा है, ओके। मैकेनिज्म बी में कह रहा है H2 और ICL पहले ऐड हो रहे हैं, H2 बन रहे हैं जो स्लो है, और फिर ये है जो फास्ट है। तो एक बात बता दूं, पहला वाला मैकेनिज्म है रॉन्ग, क्योंकि पहले वाले मैकेनिज्म में एक ही स्टेप हो रहा है और एक स्टेप के हिसाब से H2 का 1 है और ICL का ऑर्डर 2 है, जबकि ये नहीं है, ICL का ऑर्डर 1 है। तो पहला तो गलत हो गया, तो बट ऑब्वियस है सेकंड आंसर ही सही है। पर सेकंड आंसर भी क्यों सही है इसका मैं आंसर दे रहा हूं, क्योंकि इसने कह दिया ये स्लो है, तो ये स्लो है, तो ये RDS हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में H2 का एक मॉलिक्यूल और ICL का एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, जो इस बात को मेरी पुष्टि करता है, H2 का एक, ICL का एक। इसका मतलब मैकेनिज्म बी ही कंसिस्टेंट है, और इसका रीजन अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मैंने कहा है ऐसे टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा, ऐसे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर में, ये रहे बाकी तो, वो एक था, ये 2 बाकी क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा ये 2 क्वेश्चन क्या है।
पहला कह रहा था केमिकल रिएक्शन, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया 110% है, इस टॉपिक से छप रहा है, छप चुका है, गारंटी। द केमिकल रिएक्शन 2O3 गिव्स 3O2, क्लासिक क्वेश्चन, क्लासिक क्वेश्चन। प्रोसीड्स एज फॉलोज, इसको इस तरह से हो रहा है, कैसे? O3 से O2 बन रहा है फास्ट, फास्ट मतलब भैया तू तो विदा हो जा, तू नहीं है हमारे रडार में, हटा। स्लो, आ जा भैया तू तो स्लो है, तू ही है। इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से भी दिखाते हैं, स्मॉल आर क्या हुआ? K O की पावर 1 और O3 की पावर 1, ये है इसका रेट। अब देख रहे हैं भैया ये तो आंसर में ही नहीं है सर, ये तो 4 ऑप्शन में नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या हो गई गड़बड़, तब पता लगा मुझे ये O जो है ना, O देख रहे हैं आप, O जो मैंने लिखा है ये दरअसल एक इंटरमीडिएट है। कैसे इंटरमीडिएट? मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट में आ ही नहीं रहा, तो इसलिए इस O को हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते ही नहीं है। इसका मतलब ये सही है लिखना, पर ये गलत भी है। ये सही क्यों है? क्योंकि यही स्लो स्टेप है, यही आरडीएस है। ये गलत क्यों है? क्योंकि रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट काम नहीं करता। तो सर इस इंटरमीडिएट को हटाए कैसे? सर इस इंटरमीडिएट को हटाएंगे कैसे? बच्चे इस इंटरमीडिएट को हटाएंगे 10th क्लास की मैथ्स करके, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे? अब हमारा काम आएगा फर्स्ट रिएक्शन, जो फास्ट रिएक्शन है ये हमारा काम आएगा। इस फास्ट रिएक्शन से क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो O2 अपॉन में O2 अपॉन में O3, ये लिख सकता हूं। सॉरी, पूरा रिएक्शन क्या है? पूरा रिएक्शन है O2 प्लस O गिव्स O। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर कोई भी कांस्टेंट, क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? O2 है और फिर O है और अपॉन में O3 है। तो यहां से O की वैल्यू निकाल लो। O की वैल्यू क्या निकलेगी? K O3 ऊपर चला जाएगा अपॉन में O2 इज इक्वल्स टू नेसेंट ऑक्सीजन। अब हम अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे इसकी वैल्यू को वहां डाल देंगे, इधर डाल देंगे, O की जगह आ जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू K, O की जगह आ जाएगा एक और K, O3 अपॉन में O2 और फिर O3, ये आ जाएगा। ये एक रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कोई कांस्टेंट ही बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो O3 की पावर स्क्वायर और O2 नीचे है तो O2 की पावर -1, ये आ चुकी है हमारा। तो यहां से आ चुका है आंसर बी। क्या क्लासिक क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन के आने के जबरदस्त चांस है, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस वी हैव। इस क्वेश्चन को बहुत डील कर लेना, बहुत अच्छी तरह से देख लेना। ठीक इसी क्वेश्चन की तरह लाला जी नीचे वाला क्वेश्चन भी विराजमान है, नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, सेम एकदम। फटाफट से जरा करने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है? द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड विद इतना NO प्लस Br2 इतना, NO2 प्लस Br2 इतना, एकदम सेम, एकदम सेम। NO Br2 क्या है? इंटरमीडिएट है, जो कट रहा है वो इंटरमीडिएट है, समझ जाओ इंटरमीडिएट है। कह रहा है इफ द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, NO के रिस्पेक्ट से क्या है? तो भैया एक बात बताएं, सेम वही लिखूंगा, रेट इज इक्वल्स टू K NO और NOBr2, ये लिखूंगा। फिर NOBr2 की पहले इस स्टेप से दोबारा K क्या निकलेगा? प्रोडक्ट NOBr2 अपॉन में NO इंटू Br2, यहां से NOBr2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम और यहां पर पुट कर देंगे। सेम क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला क्वेश्चन, ऐसा केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसका एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, एक फास्ट एक स्लो, 110% पेपर में छप रहा है। ये हमारी तरफ से है आज का जबरदस्त क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं टाइम बिना बर्बाद करके। रिएक्शन A से B बन रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कुछ हमारा लग रहा है कुछ समय। क्या कह रहा है? A से B बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या कहता है? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T log R0 अपॉन में R। सिंपल मैकेनिक्स है, सारी वैल्यूज को सिंपल डालेंगे। बहुत टाइम बाद एक सिंपल क्वेश्चन हम लोगों को मिला है। यहाँ पर कह रहा है the time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour, 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा। तो K है
2.303 अपॉन में टाइम 1 घंटा। टाइम को किसी तरह से चेंज नहीं करना, घंटे में रहना, मिनट में, सेकंड में, आर में, ईयर में, डेज में, टाइम नहीं चेंज होगा। लॉग आर नॉट शुरू में कितना था 0.8 मोल ऑफ ए, 0.8 मोल ए है, शुरू में बता दिया है उसने 0.8 मोल ए है, और उसे क्या कह रहा है 0.6 बनने में, 0.8 से 0.6 बनने में। एक बात बताओ आर नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आर मतलब क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर 0.8 मोल 0.6 मोल बन चुका है टू प्रोड्यूस इतना, बन चुका है, तो कितना माइनस हो गया 0.8, 0.6 बन चुका है तो कितना माइनस हो गया 0.2 माइनस हो गया, तो 0.2 रह गया है, इतना रह गया है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि 0.8 में से 0.6 जा चुका है, बन चुका है 0.0, तो 0.2 बन चुका है, ये फाइनल बचा है। इसको सॉल्व करके k निकाल लेंगे, या तो k मत निकालो भाई आप, ये k1 लिख दो। फिर क्या कह रहा है k2 इज इक्वल टू क्या है 2.303 अपॉन में k एज इट इज रहेगा, सॉरी क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम है। उसके बाद क्या कह रहा है हाउ मच टाइम, मतलब टाइम निकलवा रहा है लॉग 0.9 से 0.675 बनने में, तो 0.9 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 0.9 में से 0.675 जा चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, तो 0.225 बचा है, तो 0.225 बचा है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मॉडर्न थियोलॉजी ये कहती है डिवाइड कर देंगे, बड़ी आसानी से आप लोगों का सवाल 2.30 से 2.30 कट गया, तो 1 बराबर रह जाएगा, ऊपर सिर्फ रह जाएगा log 2 4s are 8, log 4 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 1 अपॉन टी log दिस 0.9 अपॉन में 0.225। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सारी लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी पेपर में, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल, और मैं यहाँ पर आज 7वीं बार लिख रहा हूँ। आज का 7वां टॉपिक जिसके ऊपर हम 2025 लिख रहे हैं वो ये है, ऐसा क्वेश्चन आना। वो क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4 इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल। अगर बी को डबल कर दिया है, बी को कह रहा है डबल कर दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन 4। अब दिमाग से क्वेश्चन को समझो भाई, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी decreases by factor 4 if the concentration of reactant B is double। अगर B को हमने डबल किया, मतलब अगर मैंने ओरिजिनल रेट मान लिया, ओरिजिनल रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर X मान लो और B की पावर Y, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय फैक्टर 4, मतलब नया रेट क्या हो जाएगा, नया रेट हो जाएगा R/4 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। अगर मैं K A की पावर X और B की जगह क्या कर दूं 2B कर दूं, अगर B को मैंने डबल किया है, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B का निकाल, तो इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 4 उधर चला जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 4K A की पावर X 2 की पावर Y, ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने अगर फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड किया, रेट से रेट कट गया, K से K कट गया, A की पावर X से A की पावर X कट गया। अब मेरी बात को समझो, हम इक्वेट भी कर सकते हैं, दोनों R के बराबर है, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर सिर्फ रह गया B की पावर Y, और इधर क्या रह गया, इधर रह गया 4, ये 4 रह गया, और B 2B की पावर Y। अब अगले स्टेप में इसको B की पावर Y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 की पावर Y इंटू B की पावर Y, इसको खोल दिया, B की पावर Y से B की पावर Y कट गया, 1 इज इक्वल्स टू 4, 1/4 भी लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 2 की पावर Y, 1/2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर Y, ये उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर Y, देयरफॉर Y इज इक्वल्स टू -2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके नीचे, फॉर द रिएक्शन H2, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 plus HBr the rate law is इतना, रेट लॉ इतना है, which of the following statement is true about the reaction। इसके लिए कौन सा रिएक्शन ट्रू है, कितना आसान क्वेश्चन है यार,
कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है रेट इज इक्वल्स टू के H2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1/3। तो अगर मैं इसका बोलता हूं द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकलेगा, पावर को ऐड करके, तो 1 + 1/3 है ना, समझ रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। 1 + 1/2 है ये, है ना, 1/2, 1 + 1/2 कितना, हाँ 1/2 ही है ये, दिख रहा है ना, सॉरी। अब ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ऑर्डर तो 3/2 है, तो पहला हो गया गलत। कह रहा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 3। मॉलिक्युलरिटी तो कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है मॉलिक्युलरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं। मॉलिक्यूल कभी फ्रैक्शन नहीं होता, ब्लेड से थोड़ी काटोगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हमेशा होल नंबर में होता है, मॉलिक्यूल कैन बी फ्रैक्शन। फिर कह रहा है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, ये भी गलत है, मॉलिक्युलरिटी 2 भी नहीं, मॉलिक्युलरिटी 2 ही है ना, क्योंकि दो ही तो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक H2 का है और एक Br2 का। और यूनिट ऑफ रिएक्शन इज पर सेकंड, ये भी सही है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर उसने बोल ही दिया है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर हमने बोली नहीं, फर्स्ट ऑर्डर बोला नहीं है हमने, फर्स्ट ऑर्डर बोला नहीं है ना, तो इसके लिए यूनिट क्या निकलेगी, यूनिट को निकालना पड़ेगा तुम्हें उस तरीके से, ठीक है ना। यूनिट को कैसे निकालोगे, 3/2 है ना, तो आज मैंने फार्मूला जो बोला याद करो, मोलारिटी 1 - n इंटू सेकेंड टाइम सेकेंड -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकालोगे, n की वैल्यू 3/2 आप डालोगे, ठीक है, n की वैल्यू 3/2 डालोगे तो होगा। हाँ सॉरी, बोलो बेटा। हाँ, रिएक्शन नेगेटिव में, इसका मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, इसका मतलब ये है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाओगे तो, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, नेगेटिव ये है, इसका ऑर्डर का सिग्निफिकेंस ये है। नेगेटिव ऑर्डर का सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेगेटिव ऑर्डर का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर उसको बढ़ाओगे तो ओवरऑल रिएक्शन घटेगी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, कितना अच्छा क्वेश्चन देखो निकल रहा है, कितना सिंपल रिएक्शन है, सिंपल एकदम। क्वेश्चन को पढ़िए जरा 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन को कह रहा है कि the when a biochemical reaction is proceed in a laboratory in the absence of enzyme, the rate of reaction obtained 10 की power -6 times. When a biochemical reaction is carried out in the laboratory in the absence, देखो 10 की power -6 का मतलब क्या है, घटी तो गया रिएक्शन भैया, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम कह रहा है ना, एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट थी, एंजाइम हटा दिया तो रिएक्शन 10 की पावर -6 चेंज हो गया, इसका मतलब घट गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कितना होगा, तो ये तो भैया मैं आपको बताऊं, एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट होगी लेबोरेटरी में, जो भी आप निकालोगे। क्यों, क्योंकि जब एंजाइम होता है, एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मैंने आपको बता ही दिया है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा भी सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा भी सकता है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन घटी है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बात करता है, और आपके एनसीईआरटी के केस में ये इनिबिटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि लेबोरेटरी में इनिबिटर क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइम नहीं है, एंजाइम के एब्सेंस में अपने आप ये इनिबिट हो रही है, एंजाइम की प्रेजेंस में कैटालाइज हो रही थी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई है, बढ़ गई है, डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बेसिक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 4N2 उतना, रेट एंड रेट कांस्टेंट आर इतना एंड इतना, मतलब रेट भी दे रखा है, रेट कांस्टेंट भी दे रखा है, तो रिस्पेक्टिवली देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टाइम विल बी, उस टाइम पर कितनी होगी। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, मेरे ख्याल से आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको, सिंपल न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन। एक मेरा आज के दिन का 8वां क्वेश्चन, जिसमें 2025 लिख रहा हूं, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ये जरूर आप करिएगा। कह रहा है if 60% of first order reaction was completed in 60 minutes, 60% 60 मिनट में हो रही है। फार्मूला क्या है बॉस, ये क्वेश्चन देख लो, वापस एक्टिवेट, थोड़ा सा एनर्जी में आ जाओ, वापस एनर्जी में आ जाओ। क्या फार्मूला है, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T log R0 अपॉन में R, ठीक है।
तो यहां पर क्या है, के कितना दे रखा है, के कितना दे रखा है नहीं पता, 2.303। टी टाइम कितना है 60 मिनट, 60 मिनट। लॉग आर नॉट एज इट इज लोगे, आर की जगह क्या आ जाएगा, कह रहा है 60% रिएक्शन हो चुकी है तो 40% रह गई, याद रखना ये 60% रिएक्शन हो गई, इसका मतलब 40% रह गई। आर नॉट से आर नॉट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 2.303 अपॉन में 60 लॉग 10 अपॉन में 4, लॉग 10 अपॉन में 4 बन जाएगा 2.303 अपॉन में 60 लॉग 10 माइनस लॉग 4, लॉग 4 की वैल्यू उसने दे रखी है क्वेश्चन में 0.6, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में 60 1 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में 60 इंटू 0.4। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसका हाफ लाइफ बताओ, ये के निकल गया। अब दो तरीके हैं, हाफ लाइफ तो यार 50% तो सीधे ही मतलब कि कह रहा है हाफ लाइफ की बात, अगर मतलब 40% कहता तो दोबारा ये फार्मूला, ठीक है ना, ये दोबारा फार्मूला लगाता, हम लगा भी सकते हैं दोबारा, अभी भी लगा सकते हैं, या फिर कोई बच्चा कह रहा है 0.693 वाला लगाओ वो भी कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ के, आपकी मर्जी है, 693 अपॉन में टी हाफ, तो टी हाफ क्या आ जाएगा 0.69, या फिर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को के से कट जाएगा, ये यहाँ से टी हाफ निकाल लूं 0.693 अपॉन में के, ठीक है, तो के की वैल्यू, ये पूरी की जो के की वैल्यू है ये इधर आ जाएगी नीचे और इससे सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक जरूर करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आएगा ही आएगा, आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ 4 सवाल बचे हैं, ये मैं 4 सवाल आप लोगों को ट्राई के लिए छोड़ता हूँ और आज की क्लास भी यहीं पर छोड़ता हूँ, ठीक है ना। काम किया आप लोगों ने, मैं सोच रहा था आप लोगों से करवाऊंगा पर आप लोगों से आज नहीं करवा पाया, कल